हेलो इंजीनियर्स, मैं मनोज कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं इंजीनियर्स अड्डा 24/7 पे। और आज हम यहां पे स्पेशल सेशन ला रहे हैं आपके 26 जनवरी के उपलक्ष्य में। और हम यहां पे करेंगे गेट के मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का डिस्कशन, जहां पे आपको ये समझ में आएगा कि आपके इंजीनियरिंग का क्या महत्व है। यहाँ पे हम मिक्स्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे आपका पावर सिस्टम भी होगा, मशीन्स भी होगा, सर्किट थियरी हो सकता है, मेजरमेंट होगा, आपका कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चंस हो सकते हैं, जहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाएगा। कॉन्सेप्ट डिस्कस इसलिए किया जाए क्योंकि अगर आप इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स की बात करो तो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में आप करते क्या है, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में आप करते हैं कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल जो आपका होता है उस पर बेस्ड आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है और उसके बाद आप न्यूमेरिकल बनाते हो, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। और जहां तक मैं गेट एग्जामिनेशन की बात करूं तो गेट एग्जामिनेशन में आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं, और अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो जैसा कि हम यहाँ पे रेगुलर कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस करते आते हैं, तो आज आपका स्पेशल सेशन जो रखा गया है वो गेट के लिए रखा गया है, क्योंकि आपका 9 फरवरी को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का गेट का पेपर है। तो वहाँ पे आपको इसमें थोड़ी सी मदद मिल जाएगी आपको कि कैसे आप एग्जामिनेशन में सोचोगे और कैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो हम यहाँ पे डिस्कस करने से पहले, अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले, मैं सबसे पहले बता दूं कि जितने भी हमारे इंजीनियर्स हैं जो एसएससी जेईई और डेमासी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसका एग्जामिनेशन मार्च में होने वाला है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके लिए 2 बैचेस अनाउंस हो चुके हैं, जो कि आपके store.adda247.com पे अवेलेबल है। जो फर्स्ट है वो आपका कंप्लीट रिवीजन बैच है। यहाँ पे आपको मिलेगा जो आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जो आपके जेईई के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उन सभी का कंप्लीट थियरी रिवीजन, साथ ही साथ फार्मूला रिवीजन आपको करवाया जाएगा। और जो भी यहाँ पे रिवीजन होगा वो लाइव इंटरेक्टिव क्लास में होगा, और वो जो कोर्स होगा वो रिकॉर्डेड होगा। आप अगले 6 महीने तक उस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप जो रिवीजन करेंगे उस पे बेस्ड आपका जो सेकेंड जो बैच अनाउंस हुआ है वो आपका है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बैच, यानी यहाँ पे हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। दैट मीन्स कि अगर आपको मार्च में हो रहे एसएससी जेईई और डेमासी जेईई का एग्जामिनेशन निकालना है, तो अगर आप चाहते हो कि उसे निकालो तो आपको ये दोनों बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे मैं ये भी बताऊँ, कुछ हमारे इंजीनियर्स थे जो ये पूछ रहे थे कि सर इसके साथ हमें टेस्ट सीरीज मिलेगा क्या। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप कंप्लीट रिवीजन बैच लेते हो तो यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, जो कि मैंने कल आपको अनाउंस कर दिया था। कल मैंने आपको बता दिया था, कल नहीं शायद फ्राइडे को मैंने आपको रात में बता दिया था कि अब अगर आप कंप्लीट रिवीजन बैच लोगे तो वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि अगर प्राइस की बात करते हैं, बहुत बार बच्चे प्राइस के बारे में बात करते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि जो कंप्लीट रिवीजन बैच है इसकी जो प्राइस है वो 1999 है, और जो आपका कंप्लीट रिवीजन बैच है वो आपका 1499 है। इन दोनों को अगर जोड़ लिया जाए तो सिर्फ 3500 में से 2 रुपये कम, यानी कि 3498 रुपीज़ पड़ता है। अगर आप वहाँ पे देखो तो आपको अगर अट्रैक्टिव डिस्काउंट चाहिए तो आप यहाँ पे अट्रैक्टिव डिस्काउंट के लिए Y200 अप्लाई कर सकते हैं। Y200 अप्लाई करने के साथ साथ आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एक अट्रैक्टिव डिस्काउंट मिलेगा, और आपका जो प्राइस है बैचेस का वो और भी कम हो जाएगा। साथ ही साथ हम यहाँ पे कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, और आपका जो यूट्यूब का जो फ्री क्लास है वो तो आपको मिल ही रहा है, वहाँ पे हम कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं। ये आपके कुछ जो आने वाले बैचेस हैं उसके लिए यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपके गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, और यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि अ सस्टेन्ड 3-phase फॉल्ट ऑकर्स इन द पावर सिस्टम शोन इन द फिगर, द करेंट एंड वोल्टेज फेजर ड्यूरिंग द फॉल्ट on a common reference after the neutral transient have died down are also shown. Where is the fault located? यहाँ पे आपका एक पावर सिस्टम सर्किट दिया हुआ है, जहाँ पे ये आपका जनरेटिंग स्टेशन है और यहाँ पे ये आपका जनरेटिंग स्टेशन है, और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए आपने ट्रांसमिशन लाइन यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो ट्रांसमिशन लाइन पे आपको 4 पॉइंट्स दिखाए गए हैं। पहला पॉइंट है P, दूसरा पॉइंट आपका Q, तीसरा पॉइंट R और चौथा पॉइंट S। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि किस पॉइंट पे आपके फॉल्ट होने के चांसेस ज़्यादा है, जहाँ पे आपका वोल्टेज और करंट फेजर का वैल्यू फेजर यहाँ पे बना के आपको दिया गया है, और आपसे वो लोकेशंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पेन की कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख जाए, क्योंकि जो
क्वेश्चन है वो ब्लैक में है। तो अगर आप यहाँ देखो, अगर आप इस फेजर को आप ध्यान से देखते हो तो फेजर का ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो आपका करंट I2 है और करंट I4 है, इन दोनों को अगर देखो तो दोनों का मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट इक्वल है और दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री से डिस्प्लेस्ड है। अगर दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री से डिस्प्लेस्ड है तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे बात किया जाए इस पूरे फेजर को देखो तो इस पूरे फेजर में आप देख सकते हो कि ये जो आपका I1 करंट है वो सबसे ज़्यादा इसका मैग्नीट्यूड है। और आपको पता है कि जिस भी पॉइंट पे आपका फॉल्ट होता है वहाँ पे जो फॉल्ट करंट का मैग्नीट्यूड होता है वो एब्रप्टली बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका I1 का करंट जो है वो आपका उसका मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा है। और आप देख सकते हैं जो I1 करंट है, ये I1 करंट आपके पॉइंट Q से पास हो रहा है। दैट मीन्स कि अगर आपके I1 का जो मैग्नीट्यूड है वो एब्रप्टली बहुत ज़्यादा हो गया है, दैट मीन्स कि जो आपका फॉल्ट होगा वो आपका लोकेशन Q पे होगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इसे सॉल्व करने में आपको थोड़ा भी टाइम नहीं लगा, बट इसके पीछे कॉन्सेप्ट कितना बड़ा था वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और अक्सर आपसे गेट इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछता है, ठीक है, क्लियर है। तो अब अगर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि in a salient pole synchronous motor the developed reluctance attains the maximum value when the load angle in the electrical degree is option A 0 degree, option B 45 degree, option C 60 degree, option D 90 degree, ठीक है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को चाहूँगा कि मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ और इस 1 मिनट में आप इसको एक बार ट्राई कर लो, ठीक है। क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स अगर मैं बताता चला जाऊँ तो उसके बाद आप सिर्फ मुझे आप सुनोगे, आप उसे ट्राई नहीं करोगे। तो मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं कि आप इसको ट्राई करो। उसके बाद देखते हैं कितने बच्चे से यहाँ पे सॉल्व हो पाता है, कितने यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाते। उसके बाद मैं बताऊंगा इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। और ये जितने भी आपके जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो आपके गेट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और साथ ही साथ गेट एग्जामिनेशन में आपसे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये आप अगर यहाँ पे सॉल्व करो, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट पता चल रहा है, तो आप आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन आपके गेट में पूछे जाएंगे जो कि 9 फरवरी को होने के चांसेस, और हो सकता है इसी सेम कॉन्सेप्ट पे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिए जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो जल्दी जल्दी ट्राई कीजिए, देखिए कितने स्टूडेंट्स से ये बनता है और कितने स्टूडेंट्स इसको नहीं बना पाते हैं। उसके बाद मैं आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बताऊंगा और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे पता, इसका आंसर लगभग सभी को पता है, बट दिक्कत यही है कि आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को सोचते नहीं हो, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे लगभग आपको जितना मैंने टाइम बोला था वो आपने ट्राई कर लिया। चलिए जिनसे बन गया अच्छी बात है, जिनसे नहीं बना है आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इन अ सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर द डेवलप्ड रिलक्टेंस अटेन्स द मैक्सिमम वैल्यू व्हेन द लोड एंगल इन इलेक्ट्रिकल डिग्री इज, ठीक है। यहाँ पे आपके रिलक्टेंस पावर के बारे में बात कर रहा है। वो रिलक्टेंस जो आपका जो डेवलप्ड रिलक्टेंस है वो रिलक्टेंस पावर भी हो सकता है या फिर वो रिलक्टेंस टॉर्क हो सकता है। तो अगर हम बात करें सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर की, तो सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर में जो आपका पावर होगा, अगर आप उसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो वो जो पावर होगा P, दैट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं EFV अपॉन XD साइन डेल प्लस V स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन XD इंटू साइन 2 डेल, ठीक है। यहाँ पे ये आपका पावर का फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे जो आपके पास पावर का फॉर्मूला है अगर देखो तो ये जो पावर का फॉर्मूला है, यहां पे इस पावर को आप बोलते हैं रिलक्टेंस पावर, ठीक है। इसको बोलते हैं रिलक्टेंस पावर। अब बोल रहा है कि आपका रिलक्टेंस अटेन्स द मैक्सिमम वैल्यू। रिलक्टेंस आपका
अटेन जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कब हो सकता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ना आपका वी स्क्वायर चेंज होगा, ना एक्स क्यू चेंज होगा, ना एक्स डी चेंज होगा, ठीक है। चेंज हो सकता है आपका लोड एंगल, और अगर लोड एंगल चेंज होगा तो यहाँ पे साइन 2 डेल का वैल्यू चेंज होना चाहिए। यानी कि आपका रिलक्टेंस पावर जो है वो मैक्सिमम कब हो सकता है, जब आपके साइन 2 डेल का वैल्यू जो होगा वो मैक्सिमम होना चाहिए, है ना। और साइन 2 डेल का मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि आप सिंपल सी बात करते हैं तो जो साइन फंक्शन होता है, ठीक है, साइन जो फंक्शन है इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 1 हो सकता है। साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 1 हो सकता है, और साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 कब मिलता है, जब आपका एंगल साइन 90 डिग्री का हो जाता है। और अगर साइन 90 डिग्री का हो जाता है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो 2 डेल का वैल्यू है वो 90 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो डेल का वैल्यू होना चाहिए वो 45 डिग्री होना चाहिए। दैट मीन्स कि जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स ने हमारे यहाँ पे सॉल्व किया है इसको, ठीक है, वो समझ सकते हैं कि आपका ये किस हिसाब से आता है। जिनसे नहीं हो पाया वो देखो फॉर्मूला सबको ये पता होता है, बट किस कंडीशन में कब ये मैक्सिमम होगा वो समझ में नहीं आता है। तो अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। चलिए ओके, तो अब हम नेक्स्ट आगे जो ये क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग, तो हम अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि अ जनरेटर डिलीवर्स पावर ऑफ 1 pu टू एन इनफाइनाइट बस थ्रू अ प्योरली रिएक्टिव नेटवर्क, ठीक है। द मैक्सिमम पावर दैट कुड बी डिलीवर्ड बाय द जनरेटर इज 2 pu. A three-phase fault occurs at the terminal of the generator which reduces the generator output to 0. ठीक है, the output the fault is cleared after TC seconds. The original network is then restored. The maximum swing of the rotor angle is found to be del max is equal to 100 degree 110 electrical degree. Then the rotor angle in the electrical degree at T is equal to TC is, ठीक है। ऑप्शन ए 55, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 69.14, ऑप्शन डी 72.4, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ कि आप इसे ट्राई करो एक बार, उसके बाद फिर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि ये बनता कैसे। चलिए आप ट्राई कीजिए। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके पास, जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं जो आपके गेट में पूछे जा चुके हैं। और गेट क्या करता है, गेट ऑलवेज आपसे नया क्वेश्चन पूछता है, बट कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं वही होता है। 2-3 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को मिक्स करके एक तीसरा कॉन्सेप्ट बना देता है। तो इसलिए हम यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो चैप्टर्स हैं वो आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं गेट के एग्जामिनेशन में। जैसे अगर हम बोले पावर सिस्टम स्टेबिलिटी, आपके एग्जामिनेशन में उससे क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका यही है, तो हम ये से वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या बोला गया कि जनरेटर डिलीवर्स पावर ऑफ 1 pu टू एन इनफाइनाइट बस थ्रू अ प्योरली रिएक्टिव नेटवर्क, ठीक है। जनरेटर आपका कितना पावर डिलीवर कर रहा है, 1 pu, जहाँ पे द मैक्सिमम पावर दैट कुड बी डिलीवर्ड बाय द जनरेटर इज 2 pu, जहाँ पे मैक्सिमम पावर जो जनरेटर डिलीवर कर सकता है वो 2 pu कर सकता है। तो बोल रहा है कि a 3-phase fault occurs at a terminals of the generator which reduces the generator output to 0. The fault is cleared after TC seconds. The original network is then restored. The maximum swing of the rotor angle is found to be del max is equal to 110 electrical degree. Then the rotor angle in the electrical degrees at T is equal to TC is, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आपका जो नेटवर्क है वो क्या बोल रहा है, यहाँ पे आप
ये पावर वर्सेस लोड एंगल का अगर आप कर्व बनाते हैं, ठीक है, पावर वर्सेस लोड एंगल का अगर आप कर्व बनाते हैं तो यहाँ पे पावर वर्सेस लोड एंगल का कर्व कैसा बनता है, आपका जो लोड एंगल का जो कर्व बनेगा वो इस तरीके से होता है, जहां पे जो मैक्सिमम पावर आपका अटेन किया जा सकता है इसको हम पी मैक्स बोलते हैं, ठीक है, इसको हम पी मैक्स बोलते हैं। अब जो आपका जनरेटर है वो जितना पावर आपका डिलीवर कर रहा है, वो अगर हम बात करें कि आपके जो जनरेटर है उसको कितना पावर डिलीवर करना है, यानी कि यहां पे आपका जो पावर डिलीवर करना है, यहां पे जो आपका पावर डिलीवर होना है ये हम पीएम बोल सकते हैं। और ये जो यहां पे आप काम कर रहे हो ये आपका डेल्टा नॉट है, इनिशियल लोड एंगल जो है जिस पे आपका ये ऑपरेट कर रहा था। अब दिक्कत ये हुई कि यहां पे जैसे इस पे वो नॉर्मली ऑपरेट कर रहा था, ठीक है, यहां पे नॉर्मली ऑपरेट करते हुए अचानक से आपका 3 फेज फॉल्ट हो गया। यहां पे क्या बोल रहा है, क्या 3 फेज fault occurs at the terminal of the generator which reduces the generator output to 0। तो यहां पे क्या हुआ कि जैसे इस पॉइंट पे आपका फॉल्ट हुआ, जो आउटपुट है वो सीधा 0 पे चला गया, ठीक है। और टीसी टाइम सेकंड के बाद द फॉल्ट इज क्लियर्ड आफ्टर टीसी सेकंड्स एंड द ओरिजिनल नेटवर्क इज देन रीस्टोर्ड, और जो ओरिजिनल नेटवर्क है वो आपका रीस्टोर हो जाता है। यानी कि टीसी सेकंड के बाद आपका जो ओरिजिनल नेटवर्क है, टीसी सेकंड पे जो आपका अगर मान लेते हैं कि लोड एंगल है वो डेल्टा सी था जिसको क्रिटिकल लोड एंगल बोलते हैं, यहाँ पे आपका ये क्लियर्ड हो जाता है। तो ये फिर क्या होगा, ये अपने पावर को अचीव करेगा, फिर वो इस पे ऑपरेट करेगा और इस पॉइंट पे आने के बाद वो अपना ऑपरेट करेगा और ये आपका डेल मैक्स है। इसके बाद अगर आपका लोड एंगल का वैल्यू बढ़ जाता है तो वो सिंक्रोनाइजेशन से बाहर हो जाएगा, इनफिनिट बस से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें यहां पे निकालना है रोटर एंगल, ठीक है, रोटर एंगल एंड टीस एट टीसी, जो टाइम टीसी है वहां पे आपका रोटर एंगल का वैल्यू कितना है, डेल सी है, ठीक है, रोटर एंगल का वैल्यू डेल सी है। चलिए, तो अब अगर हम यहां पे बात करते हैं कि यहां पे इसे कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सबसे पहले जो बताया गया है कि आपका जो जनरेटर है वो टोटल पावर डिलीवर कर सकता है 1 पीयू, ठीक है, और ये आपके इनफिनिट बस के थ्रू ये प्योरली रिएक्टिव नेटवर्क को ये सप्लाई कर रहा है। मैक्सिमम पावर दैट कुड बी डिलीवर्ड बाय द जनरेटर इज 2 पीयू। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम जितना आप मैक्सिमम पावर डिलीवर कर सकते हैं वो कर सकते हैं पीई, है ना, और पीई इज इक्वल टू क्या होता है, पी मैक्स इनटू साइन डेल। और ये इनिशियली अगर ये ऑपरेट कर रहा था तो साइन डेल नॉट पे ऑपरेट कर रहा होगा, जहां पे पीई यानी कि वो मैक्सिमम पावर वो पावर जो आपका जनरेटर डिलीवर कर रहा है वो आपको पता है, तो ये आपका 1 पीयू था, दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम जो पावर वो सप्लाई कर सकता है वो 2 पीयू है, साइन डेल नॉट, ठीक है। तो अब अगर यहां पे हमें साइन डेल नॉट का वैल्यू निकालना होगा तो हम निकाल सकते हैं साइन डेल नॉट इज इक्वल टू हाफ, और हाफ आपके साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो डेल नॉट है, ठीक है, इनिशियल जो आपका रोटर एंगल है वो आपका 30 डिग्री निकल के आ गया, क्लियर है। तो यहां पे इस क्वेश्चन में हमने डेल नॉट का वैल्यू पहले निकाल लिया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और मैं चाहता हूं आप साथ ही साथ इसको नोट करते चलो, साथ ही साथ आप इसको नोट करते चलो, ताकि आपको देख रहे हो आप स्पेस हाफ में आपका क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ यही स्पेस पे आपको बताना पड़ेगा, तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ तक आप नोट कर लो, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं,
ठीक है, चलिए या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे इस पर डिस्कस करते हैं। और आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ताकि मैं यहाँ पे मिटा सकूं। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास आया है वो मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ कि हमें डेल नॉट का वैल्यू जो है वो 30 डिग्री आ गया है। ठीक है, अब मैं इसे मिटा रहा हूँ। चलो अब यहां पे देखते हैं कि जब आपका जो 3 फेज फॉल्ट हुआ था और ये पावर 0 हुआ था, उसके बाद टीसी टाइम पे ये आपका क्लियर हुआ था, तो ये एक एरिया बनेगा जब आपका फॉल्ट हुआ था, यानी फॉल्ट होने और फॉल्ट क्लियर होने के बीच का जो एरिया बन रहा है। दूसरा, जब आपका फॉल्ट क्लियर हुआ तो उसके बाद जो आप पावर डिलीवर कर रहे थे। ठीक है, अब हम इस टाइम पे बात करें, अलग अलग कलर में चूज कर लूँ तो इसको आप क्राइटेरिया A1 एरिया मान सकते हो, इसको आप एरिया A2 मान सकते हो, है ना। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इक्वल एरिया क्राइटेरिया से बोल सकते हैं कि जो आपका A2 है दैट शुड बी इक्वल टू A1 होना चाहिए, यानी कि दोनों जो एरिया होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। क्लियर है। तो अब अगर यहाँ पे हमें A2 इक्वल टू A1 करना है, ठीक है, तो अब अगर हम एरिया A1 का वैल्यू निकालें, एरिया A1 का वैल्यू निकालें, तो आप देख सकते हो कि यहाँ जो एरिया A1 है वो एक रेक्टेंगुलर एरिया है जहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ आपका क्या हो जाएगा, इसका एरिया बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम A1 निकालना चाहते हैं तो इसका जो लेंथ है, ये देखो ये आपका 0 पॉइंट है ना, तो PM माइनस 0 ये लेंथ निकल जाएगा और डेल्टा C माइनस डेल्टा नॉट ये लेंथ निकल जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, हमारा एरिया A1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं PM माइनस 0 इंटू डेल्टा C माइनस डेल्टा नॉट। ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं इसे PM इंटू डेल्टा C माइनस डेल्टा नॉट, ये हमारा एरिया A1 का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे A1 का जो वैल्यू हो गया वो हमें मिल गया, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे A1 का जो हमने निकाला वो सिंपली निकाला PM इंटू डेल्टा C माइनस डेल्टा 0, ये मैंने नोट कर लिया यहाँ पे, क्योंकि मैं अभी से मिटा पाऊंगा क्योंकि हमारे पास जगह कम है। ठीक है, अब हमें इक्वल एरिया क्राइटेरियन के लिए हमें A2 का एरिया जो होगा वो निकालना पड़ेगा, है ना। चलिए, तो मैं इसे फिर आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। चलिए, आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं A2 निकालता हूं और A2 निकालने के लिए मुझे इसे इरेज करना पड़ेगा और इरेज करने के लिए ही मैंने क्या किया था, जो हमने A1 का वैल्यू निकाला है उसको साइड में लिख दिया है। ठीक है, अब हम यहां पे बात करते हैं A2 के बारे में। अब A2 के बारे में देखा जाए तो A2 में क्या है, ये एक साइनसॉइडल फंक्शन को अप्रोच कर रहा है ना। ये जो कर्व है यहां से PM से एक साइनसॉइडल फंक्शन है जो यहां पे फॉलो कर रहा है PM तक, एरिया इसका वहां तक है। तो अगर हम इस बार अगर A2 को डिटरमाइन करना चाहते हैं तो हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, डेल्टा C टू डेल्टा मैक्स तक। और यहां पे देखा जाए
तो आपका ये जो एक साइनसॉइडल फंक्शन है तो हम इसे लिख सकते हैं पी एम साइन डेल माइनस यहां पे आपका पी मैक्स, ये पी मैक्स होगा, ठीक है, क्योंकि पी मैक्स आपका साइनसॉइडल फंक्शन बना रहा था, है ना, यहां पे पी मैक्स आपका साइनसॉइडल फंक्शन बना रहा था, तो पी मैक्स माइनस साइन डेल माइनस पी एम, क्योंकि यहां स्टार्ट हुआ था ये पी मैक्स से बट ये घटता हुआ पी एम तक गया था, ठीक है, और इसको हम इंटीग्रेट कर दें डी डेल से। क्लियर है क्या? ठीक है, तो अब अगर यहां पे देखा जाए तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डेल सी टू डेल मैक्स, ठीक है, यहां पे इससे हम लिख सकते हैं पी मैक्स साइन डेल डी डेल माइनस इंटीग्रेशन डेल सी टू डेल मैक्स पी एम डी डेल, ठीक है। तो अब हम यहां पे इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इंटीग्रेशन के लिए अब जो हमें एरिया 1 एरिया 2 के लिए निकालना था अब इसका काम हो चुका है, क्योंकि हम इसके बाद हम दोनों को इक्वल करने वाले हैं। तो इक्वल करने के लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इसे हम इरेज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट को इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि आई होप आपने बना लिया होगा। ठीक है, तो अब हम यहां पे बात करते हैं। तो अगर हम यहां पे a2 लिखें, a2 तो दैट इज इक्वल टू, इसे इंटीग्रेट करते हैं तो देखो यहां पे p मैक्स जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, तो साइन डेल का डिफरेंशिएशन डी डेल के रेस्पेक्ट में क्या होगा, माइनस साइन डेल का यहां पे हो जाएगा माइनस कॉस डेल, तो यहां पे हम इसका लिख सकते हैं p मैक्स, ये आएगा माइनस कॉस डेल, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक था, डेल सी टू डेल मैक्स, ठीक है, और प्लस माइनस में पीएम हमारा फिर से कांस्टेंट है, डी डेल का इंटीग्रेशन डेल ही होगा, तो हम यहां पे लिख सकते हैं माइनस पीएम, ठीक है, और यहां पे डी डेल होगा, डेल में से डेल मैक्स माइनस डेल सी हम यहां पे कर सकते हैं, डेल मैक्स माइनस डेल सी हम यहां पे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहां पे अगर बात करें तो वैल्यू अगर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा पी मैक्स, इसके लिए हम पुट कर सकते हैं माइनस, जो अपर लिमिट है वो डेल मैक्स है तो लिख सकते हैं कॉस डेल मैक्स, ठीक है, माइनस, और पहले से चूंकि माइनस का साइन है तो ये प्लस हो जाएगा, और लोअर लिमिट इसका कितना है, कॉस डेल सी, ठीक है, फिर माइनस पी एम, ये हो जाएगा डेल मैक्स माइनस डेल सी। क्लियर क्या? तो अब यहां पे मुझे a2 का वैल्यू मिल गया, क्लियर, अब मुझे a2 का वैल्यू मिल गया, a1 का वैल्यू मिल गया, अब दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे हमें इसे नीचे को रब करके फिर आगे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, और आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं इसे अगर रब करता हूं, ठीक है, तो अब अगर हम यहां पे बात करते हैं, अब हम इक्वल एरिया क्राइटेरिया से, अगर हमें इक्वल एरिया क्राइटेरिया से अगर हमें a1 को बराबर करना है a2 के, तो a1 का वैल्यू वहां पे कितना आया था, a1 का वैल्यू आया था pm डेल्टा सी माइनस डेल्टा नॉट, तो हम यहां पे लिख सकते हैं pm डेल्टा सी माइनस डेल्टा नॉट,
दैट इज इक्वल टू A2 का वैल्यू क्या आया है P मैक्स, हम इसे लिख सकते हैं cos डेल्टा C, ठीक है, माइनस cos डेल्टा मैक्स, ठीक है, माइनस PM डेल मैक्स माइनस डेल सी, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए, अगर PM से दोनों साइड अगर हम डिवाइड करते हैं, PM से दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा डेल सी माइनस डेल नॉट, दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा P मैक्स अपॉन PM, ये आपका बन जाएगा cos डेल्टा C माइनस cos डेल मैक्स, ठीक है। और यहां पे PM से डिवाइड होने के बाद ये बच जाएगा माइनस डेल मैक्स माइनस डेल सी, ठीक है। तो अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं, देखो ये जो दोनों टर्म है वो सिंगल आपका एंगल टर्म है, तो इस एंगल टर्म को हम इक्वलिटी की दूसरी साइड भेज दें और ये P मैक्स वाला जो टर्म है वो हमें एक साइड छोड़ सकते हैं। तो अगर हम ऐसा छोड़ दें तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपका एक एंगल का रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे जो वैल्यू निकालना है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसे दूसरी साइड भेजेंगे, बट उसके पहले आपको ये पूरा नोट करना है। तो आप ऐसा कर सकते हो, आप यहाँ पे सिंपल एक स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो देखो मैं आपके कैमरा से बाहर हो रहा हूँ और आप यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसे रब करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। और आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब जब स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है तो हम यहाँ पे इसे रब करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसे इस टर्म को हमें याद रखना है, ये दूसरी साइड जाएगा, ठीक है, और इसे हमें कैलकुलेट करना है, इसको हमको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। चलिए, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ। यहां मैंने पूरा रब कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास जो बच रहा था वो बच रहा था क्या, मैं कलर चेंज कर दूं क्या, चलो मैं कलर चेंज कर दिया मैंने। यहां पे हमारे पास था डेल सी माइनस डेल जीरो, ठीक है, और उधर था डेल मैक्स माइनस डेल सी, उसको हम इस साइड लेके आएंगे तो वो प्लस हो जाएगा डेल मैक्स माइनस डेल सी, ठीक है। और दैट इज इक्वल टू, यहां पे लिख सकते हैं, ऐसा करते हैं, इस वाले टर्म को लिख देते, मिटा देते क्योंकि वो अटेगा नहीं। यहां पे बराबर हम लिख सकते हैं P मैक्स अपॉन PM, ये हो जाएगा आपका cos डेल C माइनस cos डेल मैक्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो माइनस डेल्टा सी है वो प्लस डेल्टा सी से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल मैक्स माइनस डेल नॉट। यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं डेल मैक्स माइनस डेल नॉट, ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू P मैक्स अपॉन PM इंटू, ये हो जाएगा आपका cos डेल्टा C माइनस cos डेल्टा मैक्स, ठीक है। अब हमें देखो, अगर आप देखो तो हमें रोटर एंगल निकालना है ना, रोटर एंगल निकालना है। रोटर एंगल के लिए डेल्टा सी मेरे पास बस सिंपल ये बचा है, यानी बाकी को दूसरे साइड भेजना पड़ेगा। तो cos डेल मैक्स को दूसरी साइड भेजने के पहले हमें P मैक्स अपॉन PM को इस साइड भेजना पड़ेगा, देन हम इसको इधर भेज सकते हैं। तो यहां पे हम सिंपल cos डेल C इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, cos डेल C इज इक्वल टू हम यहां पे लिख सकते हैं, अगर इसको दूसरी साइड भेजे तो ये हो जाएगा PM अपॉन P मैक्स, ठीक है, इंटू डेल मैक्स माइनस डेल नॉट, और ये इक्वलिटी दूसरे साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा cos डेल मैक्स। तो यहां पे cos डेल सी का वैल्यू निकाल सकते हैं, वैल्यू को पुट करके
उसके बाद हम यहाँ पे कॉस इनवर्स करके डेल सी का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो अगर हम यहाँ पे निकालते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, तो देखो पी एम का वैल्यू 1, क्योंकि जितना आपका इलेक्ट्रिकल जो पावर है डिलीवर कर सकता है आपका जनरेटर 1 PU, जितना इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट कर सकता है वो आपके इलेक्ट्रिकल जो पावर सप्लाई होगा मैकेनिकल पावर सप्लाई के बराबर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आपका 1 अपॉन ये अगर पी मैक्स करे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आपका डेल मैक्स माइनस डेल नॉट है, ठीक है, डेल मैक्स माइनस डेल नॉट है। तो हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल डिग्री में जो एंगल दिया हुआ है, डेल मैक्स का जो वैल्यू दिया हुआ है 110 इलेक्ट्रिकल डिग्री निकला, जो डेल नॉट का वैल्यू हमने निकाला था वो 30 इलेक्ट्रिकल डिग्री निकला, बट एंगल जो होगा वो इलेक्ट्रिकल डिग्री में होगा नहीं, इसे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। प्लस में अगर हम बात करें तो कॉस डेल मैक्स, तो कॉस डेल मैक्स कहने का मतलब है कॉस एंगल 110 डिग्री, ठीक है। इसे देखो सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है, ठीक है। अब अगर यहां पे बात करेगा डेल्टा सी का वैल्यू निकालना होगा, तो डेल्टा सी का वैल्यू निकालने से पहले हमें इसे सॉल्व करके आप आंसर बताइए। आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपका ये जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम देख सकते हैं जल्दी से इसका वैल्यू बताना है हमें। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाता है आपका 0.698 के अप्रॉक्स। तो कॉस डेल्टा सी इज इक्वल टू 0.698। अगर कॉस डेल्टा सी इज इक्वल टू 0.698 तो यहाँ पे डेल्टा सी इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 0.698, जो कि बराबर होगा 69.14 डिग्री के, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा उसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो गेट का जो एग्जामिनेशन है, गेट के एग्जामिनेशन में आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, और किस तरीके से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, कितना लेंदी प्रोसेस जाता है और कितने कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है ना। आप ये नहीं बोल सकते कि गेट में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो जो क्वेश्चन होगा वो आपसे बस एक फॉर्मूले पे पुट करो और वो निकल जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सीधा फॉर्मूले पे पुट करो और वो निकल जाता है, बट बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपका बेसिक कि कैसे अगर थ्री फेस फॉल्ट अगर आपके अल्टरनेटर पे होता है और किस टाइम पे होता है, उसका रोटर एंगल क्या था और कितने में वो क्लियर करने में टाइम लगेगा और कैसे वो ऑपरेट करेगा, वो सारी चीज़ को अगर आप बेसिक से समझते हो तो ही आप इसको सॉल्व कर पाते हो। यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको भी समझ में आ रहा है कि कितना लंबा टाइम लग सकता है। यहाँ पे हालांकि जब आप किसी को बताते हो, समझाते हुए बताते हो, तो वहाँ पे आपका टाइम होता है वो ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि आपको सारी चीज़ें समझानी पड़ती हैं। बट आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको अगर सोलो आप अगर इस चीज़ को सॉल्व करने जाओ तब भी ये आपका कम से कम 3 से 4 मिनट आपको ले लेता है, ठीक है। और यही कॉन्सेप्ट के साथ आपके गेट में आपका गेट जो है वो आपके साथ खेलता है, ठीक है। चलिए ये सबको समझ में आ गया ना, आगे बढ़े। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि देयर आर 2 जनरेटर्स इन पावर सिस्टम, नो लोड फ्रीक्वेंसी ऑफ द जनरेटर आर 51.5 हर्ट्ज एंड 51 हर्ट्ज रिस्पेक्टिवली एंड बोथ आर हैविंग ड्रूप कांस्टेंट ऑफ 1 हर्ट्ज पर मेगावाट. Total load in the system is 2.5 megawatt
assuming that the generators are operating under their respective group characteristics, the frequency of the power system in hertz in the steady state is, क्या होना चाहिए, ये आपसे आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या बोल रहा है कि जो दो जनरेटर है वो आपके पावर सिस्टम में कनेक्टेड है और उनके जो नो लोड फ्रीक्वेंसीज हैं वो आपके एक का 51.5 हर्ट्ज है, दूसरे का आपका 51 हर्ट्ज है, और साथ ही साथ जो दोनों का ड्रूप कांस्टेंट है वो सेम है 1 हर्ट्ज पर मेगावाट। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि टोटल लोड, आप सिंपल सी चीज देखो कि यहाँ पे एक जो आपका जनरेटर है उसका जो नो लोड फ्रीक्वेंसी है, नो लोड फ्रीक्वेंसी एक का 51.5 हर्ट्ज है, दूसरे का 51 हर्ट्ज है। ठीक है, साथ ही साथ अगर बात करें तो दोनों का जो ड्रूपिंग कांस्टेंट है वो दोनों का सेम है, दोनों का ड्रूपिंग कांस्टेंट सेम है देखो। और यहां पे बोल रहा है कि टोटल लोड, आप ध्यान से देखो, टोटल लोड जो है वो आपका 2.5 मेगावाट है। ठीक है, एज्यूमिंग दैट द जनरेटर आर ऑपरेटिंग अंडर देयर respective group characteristic, the frequency of the power system in hertz in the steady state condition, यानी कि ये दोनों के दोनों जनरेटर जो है वो आपका पैरेलल ऑपरेशन में जाएंगे, है ना। तो अगर पैरेलल ऑपरेशन में जाते हैं तो आपको भी पता है कि हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वर्सेस पावर का ग्राफ बनाना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी वर्सेस पावर का ग्राफ बनाना पड़ता है, जहाँ पे y एक्सिस पे आप फ्रीक्वेंसी लेते हैं, x एक्सिस पे आप पावर लेते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका जनरेटर है जिसका फ्रीक्वेंसी 51.5 हर्ट्ज है, जिसका फ्रीक्वेंसी 51.5 हर्ट्ज है, तो आप यहाँ पे लेके चल सकते हैं कि 51.5 हर्ट्ज है और उसका अपना एक ड्रूप दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी हम इसे लिख सकते हैं 51.5 हर्ट्ज। चलिए, अब बात कर रहे हैं कि जो दूसरा जनरेटर है उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 51 हर्ट्ज है, यानी जस्ट इसके नीचे ठीक है, ये आपका 51 हर्ट्ज है। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये दोनों लोड जो आपका सिस्टम का शेयर कर रहा है वो 2.5 मेगावाट कर रहा है एट स्टेडी स्टेट। ठीक है, और स्टेडी स्टेट पे उसका जो फ्रीक्वेंसी वो डिफरेंट है, नो लोड से फुल लोड जाने पे फ्रीक्वेंसी का थोड़ा ना थोड़ा वेरिएशन होता है। तो अगर हम वहाँ पे बात करते हैं कि अगर सपोज मान लेते हैं कि अगर आपका स्टेडी स्टेट कंडीशन पे ये जो आपका पावर शेयर कर रहा होगा एट सम फ्रीक्वेंसी f, ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि आपका जो जनरेटर 1 है, अगर वो ये जो पावर टोटल अगर आपका शेयर कर रहा है P1, तो जो आपका जनरेटर 2 होगा वो जो आपका पावर शेयर करेगा ये, तो टोटल लोड कितना था 2.5 मेगावाट, जिसमें से P1 मेगावाट जो पावर है वो आपका जनरेटर 1 अगर कंट्रीब्यूट कर देता है तो ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा 2.5 माइनस P1 मेगावाट, है ना, यही करेगा। तो अब अगर यहां पे बात किया जाए कि दोनों का जो ड्रूपिंग कांस्टेंट है वो 1 हर्ट्ज पर मेगावाट है, तो अगर जनरेटर फर्स्ट के लिए बात करें, फॉर जनरेटर फर्स्ट के लिए बात करें, तो जो फ्रीक्वेंसी अपॉन पावर का जो आपका ड्रूपिंग होगा, तो आप देखो तो यहां पे जनरेटर फर्स्ट के केस में देखते हैं तो ये हो जाएगा 51.5 माइनस f अपॉन P1 इज इक्वल टू 1 हर्ट्ज पर मेगावाट आपका दिया हुआ है ना। तो यहां से हम सिंपली बोले तो P1 का वैल्यू निकाल सकते हैं, और P1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, P1 को दूसरी साइड भेज दें तो ये हो जाएगा 51.5 माइनस f। ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो गया। अब अगर जनरेटर सेकेंड की बात करते हैं, ठीक है, अब अगर हम जनरेटर सेकेंड की बात करते हैं, अब अगर हम यहाँ पे जनरेटर सेकंड की बात करते हैं तो जनरेटर सेकंड में देखा जाए तो जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जो आपका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो पहले था 51 नो लोड पे, और फुल लोड पे आपका फ्रीक्वेंसी f हो जा रहा है, अपॉन जो पावर शेयरिंग है इसका वो है 2.5 माइनस P1, दैट शुड बी इक्वल टू 1 हर्ट्ज पर मेगावाट। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हर्ट्ज पर मेगावाट है, तो यहाँ से अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं कितना, 51 माइनस f इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2.5 माइनस P1।
ठीक है, जहां पे P1 का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर सकते हैं। तो P1 का वैल्यू अगर हम इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 2.5 माइनस P1 से के बाद अगर हम इसे पुट करें तो माइनस के बाद ये हो जाएगा 51.5, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस F, क्योंकि अगर इसके आगे माइनस लग जाए तो इसका प्लस माइनस में चला जाएगा, माइनस आपका प्लस में चला जाएगा, है ना। तो सिंपली अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम इसे कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 51.5 में से अगर 2.5 अगर घटता है तो ये हो जाएगा आपका F माइनस 49, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ 51 माइनस F है और ये F माइनस 59 है, तो यहाँ पे माइनस F को इक्वलिटी के दूसरी साइड भेज दें और माइनस 49 को इक्वलिटी के दूसरी साइड भेज दें तो ये कितना हो जाएगा, इस माइनस को उस साइड भेजेंगे तो ये माइनस F उधर जाकर के प्लस F होगा और प्लस F कितना हो जाएगा 2F, दैट इज इक्वल टू, इधर आपका 51 पहले से था और माइनस 49 को अगर इस साइड भेजे तो वो प्लस 49 में चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 100, देन F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिंपली 50 हर्ट्ज। और ये सिंपली जो 50 हर्ट्ज आपका आ रहा है ये आपका आंसर बन जाएगा, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका वैल्यू होगा वो हो जाएगा 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये 50 हर्ट्ज आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो आप देख सकते हो आपके एग्जामिनेशन में कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और कितनी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया क्या, आपको समझ में आ गया? क्लियर है, ठीक है। चलिए तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहां पे अब आपके पास क्वेश्चन क्या है कि द y बस मैट्रिक्स ऑफ ए 2 बस पावर सिस्टम हैविंग 2 आइडेंटिकल पैरेलल लाइंस कनेक्टेड बिटवीन देम इन PU इज गिवन एज y बस इज इक्वल टू -J8 J20 माइनस J8, ठीक है। यहाँ पे y बस जो आपका बना हुआ है वहाँ पे y11 का वैल्यू जो है वो -J8 है, y12 का वैल्यू J20, y21 का वैल्यू J20, y22 का वैल्यू -J8 है। द मैग्नीट्यूड ऑफ सीरीज रिएक्टेंस ऑफ ईच लाइन इन पर यूनिट राउंड ऑफ अप टू 1 डेसिमल प्लेस इज, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे y बस दे दिया गया है और मैग्नीट्यूड ऑफ सीरीज रिएक्टेंस ऑफ ईच लाइन इन पर यूनिट पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए तो देखिए यहां पे y बस यानी कि एडमिटेंस बस मैट्रिक्स है ये, ठीक है। तो सबसे पहले अगर यहां पे आपसे पूछा जाए कि सर ये मुझे बताइए कि यहां पे ये किसका वैल्यू है, तो ये हम यहां पे इसको बोल सकते हैं कैपिटल y11 का वैल्यू, ये जो है ये आपका कैपिटल y12 का वैल्यू है, ये जो है आपका कैपिटल y21 का वैल्यू है और ये जो है वो कैपिटल y22 का वैल्यू है। क्लियर है क्या? तो अब अगर हम यहां से बात करें तो कैपिटल y12 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, माइनस स्मॉल y12, तो दैट इज इक्वल टू माइनस ये क्या हो जाएगा J20, ठीक है। पर यूनिट में ये दिया हुआ रहता है, होता है ना, तो ये आपका पर यूनिट में दिया हुआ है -J20 पर यूनिट। क्लियर है क्या? अच्छा अब यहां पे पूछा जाए कि ये जो एडमिटेंस है तो सीरीज एडमिटेंस ऑफ ईच लाइन कितना होगा, तो यहां पे अगर हम बात करें सीरीज एडमिटेंस ऑफ ईच लाइन, सीरीज एडमिटेंस ऑफ ईच लाइन अगर यहां पे निकालते हैं तो सीरीज एडमिटेंस ऑफ ईच लाइन यहां पे y जो आपका हर एक लाइन का जो होगा वो क्या होना चाहिए, y यहां पे जो आपका होगा वो कैपिटल y12 होगा, सॉरी इसको हम अगर इरेज करते हैं, ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कैपिटल y12
1/2, तो जो कैपिटल Y12 है वो आपका -J20/2, दैट मीन्स -J10 पर यूनिट, ये आपका आ जाएगा। ठीक है। अब लेकिन ये क्या आपका सीरीज एडमिटेंस ऑफ ईच लाइन है, आपसे पूछा जा रहा है सीरीज रिएक्टेंस ऑफ ईच लाइन। तो अगर आपसे सीरीज रिएक्टेंस ऑफ ईच लाइन पूछा जा रहा है, अगर आपसे सीरीज रिएक्टेंस ऑफ ईच लाइन पूछा जाए तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, आपका जो रिएक्टेंस होगा वो एडमिटेंस के जस्ट उल्टा होगा, यानी आप सिंपली यहां पे लिख सकते हैं 1/-J10। ठीक है, और -J को अगर ऊपर भेजते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं ना -J, अगर ऊपर जाएगा तो वो भी -J होगा, 1/10 लिख सकते हैं। तो अब अगर देखा जाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इससे हम लिख सकते हैं J 0.1 pu। ठीक है, तो यहां पे इसका जो आंसर होगा वो होगा J 0.1 पर यूनिट। क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका यहां पे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो, ये आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 है ना। कंप्यूटर जी से मिस्टेक हो गई, कंप्यूटर जी ने इस क्वेश्चन का जो आंसर लिखा है, क्वेश्चन नंबर लिखा है, ये 6 लिखा है, हम इसे क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, क्योंकि इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था आई थिंक। देख लेते हैं, हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हमारे पास जो आएगा वो क्वेश्चन नंबर 5 होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, थोड़ा सा टाइपो एरर हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हम गेट के 5 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे देखो गेट वाले आपसे कैसे आपके कॉन्सेप्ट को आपसे पूछते हैं, कैसे आपके कॉन्सेप्ट को आपके अंदर से निकालते हैं। तो यहाँ पे समझ में आता है आपको कि जो गेट का प्रिपरेशन है वो आपके जेई या एई के प्रिपरेशन से ठीक डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपसे कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप कैसे आप कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, ये एक्चुअली आपसे पूछा जाता है। बट अगर आप जेई या एई का पेपर देते हो, वहाँ पे डायरेक्टली आपसे एक लाइन पूछा जाता है जिसका आंसर आपको या तो पता होता है या तो आपसे नहीं पता, आपको नहीं पता होता, या फिर अगर उस एग्जाम में अगर आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो इतने ऐसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं जो डायरेक्टली आप क्या करते हो, अपने फॉर्मूले पे सेट करते हो, फॉर्मूले को कैलकुलेट करके आप वहाँ पे आंसर निकाल लेते हो। बट जनरली जब आपका गेट क्वेश्चन पूछता है तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि डायरेक्टली आपके फॉर्मूले पे पुट करके आंसर निकाल लिया जाता है, बट बहुत बार आपके कॉन्सेप्ट को यूज़ करके यहाँ पे कैलकुलेशन किया जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो गेट का प्रिपरेशन है वो जस्ट डिफरेंट है आपके जेई और एई के प्रिपरेशन से। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा टाइम हो चला है। कंप्यूटर जी बार बार बोल रहे हैं कि सर आपका टाइम हो गया, सर आपका टाइम हो गया, जल्दी से हमें यहाँ पे रिलीव कर दीजिए। तो चलिए, तो इस बात को मानते हैं। ठीक है, और आज ऐसे भी 26 जनवरी का दिन है, आप आज थोड़ा बहुत देश के बारे में आपको सोचना है, क्योंकि हम इंजीनियर्स हैं, और कहा जाता है कि किसी भी देश का डेवलपमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है उस देश के इंजीनियर्स पे, डॉक्टर्स पे, ठीक है ना, इकोनॉमिस्ट पे। ठीक है, तो हम चूँकि इंजीनियर्स हैं अपने कंट्री के, हम बहुत सारी चीज़ इन्वेंट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ नया अपने गवर्नमेंट को, अपने देश के लिए हम कर सकते हैं, गवर्नमेंट के अंदर रह करके हम कर सकते हैं। ठीक है, और जो कि हमारे कंट्री को डायरेक्ट बेनिफिट पहुँचाता है। ठीक है, तो हमें आज, ये मैं आपको बता दूं कि आज 26 जनवरी को हमें ये प्रण लेना पड़ेगा कि हम जो भी कुछ करेंगे वो ऐसा कुछ करेंगे जिससे हमारे देश को हमारे ऊपर नाज हो। ठीक है, तो इसके साथ और साथ ही साथ हम ये भी बात कर सकते हैं कि जो आपका कंप्लीट जो आपका फोकस होगा वो ऑब्वियसली आप जॉब के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, बट आप कहीं ना कहीं जब जॉब करोगे, अर्न करोगे आप खुद, लेकिन जो आप काम करोगे, जो आप अपने काम को डिलीवर करोगे वो आपकी कंट्री के लिए होगा। ठीक है, और जब आप अच्छा करोगे तो आपकी फैमिली को छोड़ो, पूरा का पूरा देश आप पे गर्व महसूस करता है, और हमें वही करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस 26 जनवरी को इसी मोटिवेशन के साथ हम आज बोलेंगे कि हम अपना प्रिपरेशन इस हिसाब से रखेंगे कि हम अपने लाइफ में कुछ ऐसा करें कि इंडिया हमें ऑलवेज याद रखे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपने इस सेशन को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।